मैं सर्वेश यादव। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची समुद्री घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर दुनिया का हर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तेल से भरा हुआ शिप ऑयल टैंकर जिसे बनाया गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान, उस टाइम वह करीब 5 घंटे के लिए समुद्री यात्रा पर निकलता है, उसी काम को अंजाम देने के लिए जो बरसों से वो करता आ रहा था। ऑयल के बड़े बड़े टन के डिब्बे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 4 घंटों का सफर काफी ठीक ठाक चला। ऑयल टैंकर शिप अपने मंजिल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर था कि उस शिप पर काम कर रहे लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ी। आवाज थी जैसे किसी लोहे के टूटने की। जब इसका मेन रीजन पता किया गया तो मालूम पड़ा कि शिप के बीचों बीच काफी बड़ा क्रैक आ चुका है। यह समय था 18 फरवरी सन 1952 का। On February 18th, 1952. Date was February 18th, 1952. The place just off the New England coast. 32 men were rescued in an heroic Coast Guard operation. Of 1952, the oil tanker SS Fort Mercer. Be the most amazing rescue of Americans at sea you've never heard of. February 18th, 1952, the 500-foot, 10,000-ton tanker SS Pendleton. उस वक्त शिप के साथ हुआ क्या, यह जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। यह पता करने के लिए कि आखिर यह ऑयल टैंकर शिप था कैसा। समंदर के बीच पहुंचते ही अचानक इस शिप के साथ ऐसा क्या हुआ। स्टोरी की शुरुआत हुई इस हादसे यानी 1952 के 8 साल पहले सन 1944 को। इस ऑयल टैंकर शिप का नाम था SS पेंडल्टन। यह एक प्रकार का T2SE जो मॉडल था इस टैंकर का, जिसे 21 जनवरी 1944 में वार शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिकी सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपातकालीन युद्ध एजेंसी थी, के लिए अमेरिका के ही शहर पोर्टलैंड में बनाया गया था। इसे बनाने के 3 महीने बाद 15 अप्रैल सन 1944 को लॉन्च किया गया था। यदि इसके बारे में थोड़ा और जाने तो इसका वजन 16,613 टन, लंबाई थी 504 फीट, लगभग 153 मीटर, वहीं चौड़ाई 668 फीट, करीब 20 मीटर, जबकि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई थी 39 फीट, लगभग 12 मीटर। यह टरबाइन इंजन द्वारा संचालित था जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था। इस टैंकर शिप को तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्हीं शिप की मदद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए कई सारे टैंकर का निर्माण करवाया था। ज्यादातर इसी शिप की मदद से जहाजों तथा विमानों तक फ्यूल पहुंचाया जाता था। इसने अपनी शुरुआती दिनों में यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक मित्र देशों की सेना को ईंधन पहुंचाने तथा युद्ध के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसने अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर में कई बार यात्राएं की थी, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, इटली और अन्य स्थानों के बंदरगाह तक ईंधन पहुंचाना शामिल था। सन 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था, इसके बावजूद भी टैंकरों का इस्तेमाल करना बंद नहीं हुआ। आगे चलकर इसे कमर्शियल टैंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इन्हीं शिप की मदद से अमेरिका खुद कई देशों में एक जगह से दूसरी जगह ऑयल का ट्रांसपोर्ट करती थी। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के 3 साल बाद सन 1948 में इस शिप को नेशनल बल्क कैरियर नाम की कंपनी को बेच दिया गया, जो एक शिपिंग कंपनी थी। जैसा कि इन शिपों को प्राइवेट कंपनी ने खरीदा था, इसलिए आगे चलकर इनका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने लगा। इन टैंकरों को लंबे लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। इसके 3 साल बाद जुलाई 1951 में शिप न्यूयॉर्क शहर के हर्स नदी में गया था, पर गलती से इतना भारी भरकम शिप उभरे हुए रेत के ऊपर चढ़ गया था, जिस कारण शिप के बीचों बीच काफी बड़ा क्रैक आ गया था। शिप टूटा नहीं, वहां से शिप को निकालने के लिए कई सारे छोटे मोटे बोट का इस्तेमाल किया गया। इस काम को करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर सही सलामत इस शिप को बाहर निकालने में कामयाब हुए। बाहर लाने के बाद शिप को रिपेयर किया गया। उसकी कंडीशन इतनी अच्छी हो चुकी थी कि अब दोबारा से उसे काम में यूज किया जा सकता था। इस एक्सीडेंट के 1 साल बाद 13 फरवरी सन 1952 को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। टैंकर को तेल के साथ ओरियन से बोस्टन तक जाना था। यह यात्रा करीब 5 दिनों तक चलने वाली थी। टैंकर अपने निर्धारित समय 13 फरवरी सन 1952 को ओरियन से रवाना हुआ। शिप में तेल के साथ साथ 41 लोगों की एक पूरी टीम थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, समय चल रहा था फरवरी का, यानी मौसम ठंडा रहने वाला था। समंदर में चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं पानी को भी बर्फ बना देंगी।
पूरे 41 लोगों के साथ टैंकर अपने मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। पहले और दूसरे दिन मौसम बिल्कुल साफ था। इन्हीं 2 दिनों की शिप करीब आधा से ज्यादा दूरी तय कर चुकी थी। इस दौरान यह शिप फ्लोरिडा की पूर्व दिशा में मौजूद था। धीरे धीरे हवाओं की स्पीड बढ़ती हुई महसूस हुई। 5वें दिन यानी 18 फरवरी सन 1952 को तूफान कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। इस वक्त यह शिप मैसाचुसेट केप कोड के दक्षिण में मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था, जहां पहुंचते पहुंचते तूफान का कुछ ज्यादा ही प्रकोप बढ़ चुका था। इसलिए शिप का कप्तान एंड्रू फिट्जगेराल्ड ने फैसला किया कि शिप को हमें यहीं रोक देना चाहिए जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। तूफान के बीच शिप एक ही जगह रुका रहा। सभी को बस इंतजार था इसी तरह से मौसम साफ हो और शिप यहां से निकले। पर यह जिस समय रुके थे उस वक्त मौसम इतना भी खराब नहीं था कि शिप आगे ना बढ़ सके। पर मौसम के साफ होने के इंतजार में परिस्थितियां और भी खराब होने लगी। रुकने के मात्र 1 घंटे के बाद ही समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जो थी करीब 60 से 70 फीट। खराब मौसम को देखते ही पास के बंदरगाह पर रेडियो से कांटेक्ट किया गया। उस समय वहां पर जो भी परिस्थितियां थी सारी बातें बताई गई। इसी दौरान शिप में काम कर रहे लोगों की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां पिछले वर्ष रिवर के बीच फंसने से क्रैक आया था। सभी को इसी बात का डर था कि कहीं ऊंची ऊंची लहरों की वजह से दोबारा से क्रैक ना आ जाए। लेकिन शिप में बैठे हुए लोग इस बात से बेखबर थे कि ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने वाले हैं। अचानक से 2 विशालकाय लहरें शिप के अलग अलग भाग में आकर टकरा गई। टकराने से अगले ही क्षण इन्हें टीन के एक टुकड़े के फटने जैसी आवाज सुनाई पड़ी। लोगों ने यह बात जाकर कैप्टन को बताने की कोशिश की, जो कैप्टन मौजूद था शिप के सामने वाले हिस्से में। जब तक यह बात उन्हें पता चली तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। शिप बीच से टूटकर 2 भागों में अलग हो चुका था। जैसा कि ऑयल टैंकर में पूरे 41 लोग मौजूद थे। उस दौरान जब ऑयल टैंकर 2 भागों में अलग हुआ था तो सामने की तरफ 8 लोग थे, जबकि पिछले भाग में 33 लोग थे। 2 भागों में अलग होने के अगले ही पल सामने वाला हिस्सा समंदर में डूब गया, जिसमें कैप्टन भी मौजूद थे। कप्तान के साथ साथ बाकी 7 और लोग भी मारे गए, मगर पिछला वाला हिस्सा अभी भी पानी के सरफेस पर तैर रहा था, जिस पर मौजूद थे पूरे 33 लोग। जैसा कि हमें पता है कि शिप का इंजन पिछले भाग में ही होता है। शिप के टूटने के बावजूद भी सब कुछ नॉर्मल था, चीजें पहले की तरह ही काम कर रही थी। जब यह हादसा हुआ था तो समय हो रहा था सुबह का 5:40। रेडियो रूम सामने वाले हिस्से में था, जो अब समंदर में डूब चुका था। इसलिए दोबारा से यह किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मांग सकते थे। इस दौरान उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि तूफान के बढ़ने से पहले ही इन्होंने बंदरगाह पर एक बार पहले से चेतावनी दे दी थी। इसलिए कुछ समय बाद जब दोबारा से शिप में किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नल नहीं आया तो यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट गार्ड को थोड़ा सा शक होने लगा। उनका शक यकीन में तब बदला जब इन्होंने देखा मानो जैसे शिप एक जगह रुक सा गया हो। ना वह आगे बढ़ रहा था ना पीछे। उस समय वहां चल क्या रहा था, सारा सच जानने के लिए कोस्ट गार्ड वहां अपनी टीम भेजना चाहते थे। पर कोस्ट गार्ड की एक पूरी टीम वहां से करीब 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर दूर एक दूसरा टैंकर फोर्ट मार्शल शिप फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम उनके लिए पहले से ही वहां पर मौजूद थी, यानी जब तक वे लोग वापस नहीं आ जाते तब तक इस पास वाले शिप तक रेस्क्यू मिशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। कोस्ट गार्ड का कैप्टन फैसला किया उन्हें बीच रास्ते से वापस बुला लिया जाए, क्योंकि अभी तक वे लोग वहां पहुंचे भी नहीं होंगे। दूसरी बात यह भी थी कि वह इससे पहले वाले से काफी दूरी पर मौजूद था। उनमें से कुछ कोस्ट गार्ड को वापस बुलाया गया, मगर बाकी लोग, जिसमें एक एयरक्राफ्ट भी शामिल था, फोर्ट मार्शल शिप के पास पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। पर वहां पहुंचकर उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वह शिप उनके पहुंचने से पहले 2 भागों में टूटकर समंदर में डूब चुका था। मगर जो लोग वापस आए थे अब उन्हें पेंडल्टन शिप को बचाने के लिए जाना था। पर जितने भी सीनियर कोस्ट गार्ड थे वे लोग अभी तक नहीं वापस आए थे। जो लोग अभी अभी पहुंचे थे वे लोग काफी यंग थे। उन्होंने समुद्र के बीच तूफान के नजारे को अभी अभी महसूस किया है, इसलिए कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था।
जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनके पास कोई बड़ा बोट ही नहीं था सिवाय छोटे छोटे बोट के अलावा, जिसे अगर इतनी ऊंची ऊंची लहरों के बीच ले जाया जाए तो वैसे ही डूब जाएंगे। पर इन लोगों के हाथों में उन 33 लोगों की जिंदगियां थी, इसलिए यंग कोस्ट गार्ड का कैप्टन बर्नार्ड वेयर्स शिप को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। उसकी मदद करने के लिए 3 और लोग भी शामिल हो गए, यानी इन चारों लोगों का ग्रुप तैयार हो चुका था जो जाने के लिए तैयार हैं समंदर में। इन्होंने बंदरगाह से एक लाइव बोट CG-36500 बोट को लिया, जिसकी लंबाई थी करीब 36 फीट। उसी की मदद से यह चैमथम USD स्टेशन से रवाना हुए। यहाँ एक और बात पता चली, यह जिस बोट की मदद से जा रहे थे यानी CG-36500, इसमें सिर्फ 16 लोगों के बैठने की ही कैपेसिटी थी। पर यहाँ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उनका पता लगाना, न कि उन्हें बचाना, क्योंकि इन लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं था वे कैसी स्थिति में है, सिर्फ सही सलामत है या नहीं, या उनके साथ कोई हादसा हुआ है। चारों कोस्ट गार्ड लहरों के माध्यम से रेतीले क्षेत्र के ऊपर से जा रहे थे, जहां इनका बोट हर एक सेकेंड 40 फीट ऊंची लहरों से टकरा रहा था। पहली टक्कर से बोट पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। बोट के पलटने के साथ उस पर लगा कंपास भी समंदर में गिर पड़ा। ऐसा उन्हें लग रहा था कि थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब बोट सीधा हुआ तो कंपास बोट के अंदर ही था। इस पहले हादसे के बाद कैप्टन के तीनों साथी आगे जाने से इनकार कर रहे थे। उन्हें भी डर था कि कहीं शिप का पता लगाते लगाते वे लोग न लापता हो जाएं। लेकिन कैप्टन नहीं रुका। समंदर के बीच आने के बाद वापस जाने को तैयार नहीं था, आगे बढ़ता रहा। इस दौरान तेल टैंकर भी तूफान के बीच उलझा पड़ा था। शिप में चीजें पहले की तरह नॉर्मल थी, इंजन चल रहा था, बिजली भी ऑन थी, पर यह कब तक कंटिन्यू रहेगा किसी को नहीं पता था। शिप के 2 टुकड़े होने से वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा, पर कुछ समय बाद सभी लोगों को एक झटका महसूस हुआ। अचानक झटके के बाद शिप का हिलना डुलना लगभग 90% कम हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था शिप के साथ, इसका अंदाजा सभी लोगों को अगले ही पल लग गया। जरूर शिप का निचला भाग समुद्र से टच हुआ है, पर जिस तरह का तूफान था उस दौरान यह कंफर्म है कि शिप ज्यादा समय तक एक जगह रुका नहीं रह सकता। दोबारा से यहाँ से खिसकाना शुरू करेगा, पर आगे जो कुछ भी होने वाला था यह इनके हाथ में नहीं था। यह सारी चीजें बस ऐसे ही होते हुए देख रहे थे लोग। उन्हें बस इंतजार था कोस्ट गार्ड के आने का, जो खुद उलझे हुए थे लहरों के बीच। कुछ मिनट बाद शिप के इंजन में पानी भर गया। इंजन के बंद होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बिजली के कट होने के मात्र 15 मिनट बाद इन्हें दूर से किसी चीज के आने का आभास हुआ, क्योंकि जब सारा सिस्टम बंद हो चुका था तो इन्हें छोटी मोटी आवाजें भी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जब सामने आए तो मालूम पड़ा, अरे ये तो कोस्ट गार्ड की टीम है। आखिरकार कोस्ट गार्ड वहां तक पहुंच गए, उन्हें ढूंढने में कामयाब हुए। कैप्टन अपने बोट को लेकर तुरंत टूटे हुए शिप के पास पहुंचे। यह देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए, मगर कुछ लोग यह देखकर भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था इस छोटी बोट की मदद से हम सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस छोटी सी बोट के करीब आते ही लोग एक एक करके सीढ़ियों की मदद से नीचे आने लगे, मगर कुछ लोग इतनी जल्दी में थे कि ऊपर से सीधा नीचे छलांग लगा दे रहे थे। पर कैप्टन किसी को भी डूबने नहीं दिया, एक एक करके सबको बोट में लेने लगा। इस दौरान बोट तथा शिप के बीच का डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर बोट गलती से भी टरबाइन के पास पहुंचा तो पलक झपकते ही बोट टूटकर बिखर जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बोट में सिर्फ 16 लोग ही बैठ सकते थे। जब बोट में 16 लोग कंप्लीट हो गए तो बाकी कोस्ट गार्ड ने सोचा हम इन्हें किनारे छोड़ कर आते हैं, लेकिन कप्तान उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि टूटा हुआ शिप लगातार डूब रहा था। इसी बात का कैप्टन को डर था, कहीं हमें वापस लौटते लौटते ये लोग शिप के साथ समंदर में डूब न जाएं। इसलिए कैप्टन के कहने पर बचे हुए 16 और लोगों को उसी बोट पर लिए जाने लगा। उन्होंने भी ठान लिया था कि यहाँ से जाएं तो सभी लोग जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। सारे लोगों को इस छोटी सी बोट में लेने के बाद पिछला हिस्सा इस बोट का पानी में डूब गया। इसके साथ कैप्टन सभी को लेकर वहां से किनारे की तरफ निकल पड़े। जाते वक्त बीच रास्ते में अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया कि हमने सभी को इस बोट पर ले लिया है, वापस आ रहे हैं। हम पर अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि उस बोट में टोटल कितने लोग हैं। सारे लोग तूफान से लड़ते हुए किनारे पहुंच चुके थे। किनारे पहुंचकर पता चला कि पूरे 32 लोग थे। इनमें से एक नीचे कूदते वक्त
गलती से उसका सिर किसी लोहे के टुकड़े से लग गया था जो जिंदा नहीं था। अब तक आगे चलकर जब शिप के मलबे को ढूंढा जा रहा था तो जो लोग शिप के सामने वाले भाग में डूबकर मारे गए थे उनमें से सिर्फ एक ही डेड बॉडी बरामद की गई थी। वो भी जम चुका था बर्फ में। बाकी 7 लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका। उन 32 लोगों के बचाव को कोस्ट गार्ड के इतिहास में सबसे साहसिक बचाव में से एक माना जाता था। इन 32 लोगों से जब पूछा गया तो ये 32 लोग तड़प तड़प कर बता रहे थे कि हम लोग यहाँ से भगवान की मर्जी से ही, एक करिश्मा था जिसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर जिंदा हैं, नहीं तो हम लोग किसी भी हालत में जिंदा बचने वाले नहीं थे। हम लोग ये मान चुके थे कि आज हम लोगों का आखिरी दिन है। दोस्तों, इस तरीके से दर्दनाक, भयानक, डरावनी वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि ऐसा ही वीडियो आपको देखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।